नमस्कार, हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त पूरे देश में जो है वो यूजीसी के नए नियम को लेकर कोहराम है, बहस चल रही है। हालांकि कोर्ट ने उस पर इस वक्त रोक लगाई है। 19 मार्च को एक फिर से सुनवाई होनी है, उसके बाद में तय होगा कि जो नया नियम है वो किस तरह से लागू होगा, क्या उसमें कुछ अमेंडमेंट होने हैं। लेकिन एक नई बहस को जन्म इस पूरे नियम ने दे दिया है कि आखिर ये नया नियम क्यों लागू किया गया, ओबीसी को क्यों शामिल किया गया। और सवर्ण जो लोग हैं उन्होंने इसका विरोध क्यों किया। इस पर बहुत सारी बातें हैं जिस पर बात करना लाजमी है। इस वक्त हमारे साथ में लोकेंद्र गुर्जर हैं, जो ओबीसी नमस्कार। के नेता हैं। लोकेंद्र जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में धर्मेंद्र सिंह गौतम मौजूद हैं, जो मां करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हाल ही में आपने सवर्ण सेना का भी निर्माण किया है। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। नमस्कार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में मौजूद हैं शशिकांत बिरसरिया, जो आप पार्टी के वरिष्ठ जो है प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं शशिकांत जी। नमस्कार नमस्कार पंकज जी और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। जी। सबसे पहले नमस्कार। लोकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो नया नियम यूजीसी का आया है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026, इसको लेकर आपकी क्या राय है। सवर्ण तो खैर अपने आप उसका विरोध किया ही है, कोर्ट ने उस पर रोक भी लगा दी है, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि जिस तरीके से जो ये नियम बनाया था यूजीसी ने, जो भी जो कमेटी बनाई थी, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था कि जिसमें रोहित वेमुला, एक लड़की थी अपनी मुंबई की कड़वी करके, और एक सोलंकी लड़का, इन लोगों ने जो आत्महत्या करी थी, उसमें ये सुनने में आया था कि उन्होंने जाति आधार पर उनको प्रताड़ित किया गया था और इसलिए उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। उस केस को लेकर इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल लगाई। उसमें एक डायरेक्शन दिया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये ऐसी स्थिति क्यों आती है, यूजीसी क्या कर रही है, कथित से कोई ऐसा कमेटी बनाए, ऐसा कुछ करें कि जिसकी वजह से इन सब चीजों पर रोक लगे। तो यूजीसी ने नियम बनाया और ऐसा नियम बना दिया कि आप हम सब लोग लड़ने लग गए। जी। बल्कि यूजीसी को चाहिए था कि यदि जैसे आप जिन लोगों के हम ये मेरा ऐसा मानना है कि जी। किसी के साथ अन्याय होना, जिसके है उसको न्याय मिले, लेकिन उसके चक्कर में जो अन्य लोग हैं उनके साथ भी अन्याय ना हो। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। और ये सवाल बड़ा यही था कि कॉलेजेस जो हैं वो एकता की मिसाल कायम करने के लिए होते हैं, वहीं से मैं युवा उसी बात पे आ रहा हूँ। एकता आती है। जी। जब इन्होंने ये बनाया तो इन्हें सबसे पहले सभी वर्गों से जी। प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका मत जानने चाहिए था। जी। उनसे जानना चाहिए था कि ऐसा होता क्यों है। हम कह रहे हैं हम सभी विभिन्न विभिन्न विचार के हैं, लेकिन हम सब लोग विभिन्न विचार के होने के बाद भी हम जब एक साथ पे एक टेबल पर बैठ के मत बनाने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं एक विषय ऐसा होगा जहां आके आप हम सब एक हो जाएंगे। जी। तो उस तरीके से नियम बनता तो ज्यादा अच्छा होता। इसके अलावा जो छात्र जिनको लेकर नियम बनाया गया है उनको भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए था। इन जी। सब चीजों को डिस्कस करके दो कमेटी बनाते, जैसे अभी इन्होंने कमेटी बनाई, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर, धार्मिक, अल्पसंख्यक, दिव्यांग अल्पसंख्यक नहीं, भी। वो सॉरी, दिव्यांग। दिव्यांग भी और वुमेन्स भी। अब कितने लोगों को इन्होंने इसको खिचड़ी बना दिया। आप इसको बना देते ना, एक ऐसी कमेटी बना देते जिसमें कोई भी धर्म के आधार पे या किसी के लिंग के आधार पे, कोई इस भी पे भी पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई भी वो हो वो कमेटी होता। करती काम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक जाति आधार पे, तो मैं भी उसको मानता हूँ कि बहुत सारी स्थिति ऐसी होती है, कभी कभी जाति आधार पे भी भेदभाव होता है, तो उसके लिए एक सेल अलग से भी बना देते, लेकिन सबके साथ चर्चा के साथ में, लोकेश जी, सबसे चर्चा के महत्वपूर्ण साथ में बात। बनता तो शायद जी। उसका हल अच्छा निकलता। और आज जो हम सब लोगों में एक आपस में जो बेमनस्ता फैल रही है वो नहीं फैलती। लोकेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ओबीसी जो है वो समाज को लीड करते हैं, और आप ही इस जी, बात को कह रहे हैं कि ये जो है, जो भी हुआ है इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अ, बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से लेकिन मैं इस आप। चीज से भी इंकार नहीं कर रहा हूँ कि जाति भेदभाव नहीं होता है, होता है, लेकिन उसको सब लोगों के साथ चर्चा करके बनाते तो वो शायद ज्यादा अच्छा होता। जी। लोगों को लगता है कि इस कानून बनाने में हमारी भी सहभागिता है। जी। धर्मेंद्र जी, यूजीसी के नए नियम में प्रमुख रूप से आपको क्या गलतियां लगी, कहाँ पे विद्रोह और कहाँ विध्वंस की बात थी कि अगर ये नियम लागू हो गया तो चीजें बिगड़ जाएंगी, आपको क्यों लगा और क्यों आपने सेना का निर्माण किया।
देखिए पंकज जी, ये सबसे पहले क्या है, सामान्य वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो मुझे लगता है कि इस आजाद देश में गुलाम हो रहा है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें इस पे लागू हो गई हैं। आरक्षण की मार हम पहले से झेल रहे हैं। इसका एट्रोसिटी एक्ट में अमेंडमेंट, अब एट्रोसिटी एक्ट में अमेंडमेंट तो ठीक है, लेकिन कॉलेजों में बच्चों में यदि इस प्रकार की चीजें लाई जाती हैं कि हमारे बच्चे आपस में, क्योंकि बच्चों का तो क्या है, आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे भाई, ये अच्छी स्थिति बात रहती है। जी। है, और उन्हीं में अगर ये ला रहे हैं उसमें क्या है, एट्रोसिटी एक्ट की तो मार वो वैसे ही झेलेंगे कि 18 के ऊपर की जो उम्र के बच्चे रहेंगे। लेकिन ओबीसी को शामिल कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं सरकार की या जो भी यूजीसी आयोग, उनकी नियत ये रही कि सवर्ण समाज को एक साइड कर दिया जाए, और एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो जो है उनको लाभ मिल रहा है, दलित समाज को, पिछड़े वर्ग को भी इसमें जोड़ दिया जाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अभी क्या हो रहा है कि जो हमारे सवर्ण समाज का बच्चा यदि कॉलेज में जाता है, बच्चा है बच्ची, उसके साथ कोई भी ब्लैकमेल करेगा, है ना। कि यदि मान लीजिए कोई बच्चा बहुत स्मार्ट है पढ़ने में, उसके बोल दे भाई लाओ तुम्हारे नोट्स दे, नोट्स यदि नहीं देता तो उस पर एलिगेशन लगा देंगे किस प्रकार की, भाई ये हमारा अपमान किया गया, इस टाइप की। ये तो हो गई लड़कों की बात। यदि मान लीजिए हमारी समाज की कोई बच्ची है, उसके इसके साथ कोई इस टाइप की प्रपोज करता है और फिर वो मना करती है, तो फिर वो उसका एक्ट का दुरुपयोग करेंगे। ये तो बात हो गई है एक सामान्य प्रक्रिया, ठीक है। अब वो सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसको रोक लगाई। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, यदि इस देश में सनातन धर्म हिंदुत्ववादी सोच की सरकार चल रही है और बहुत लव जिहाद का मामला उठाते हैं, लव जिहाद चल रहे हैं, और बड़ी बड़ी टीमें बनी हुई हैं यहाँ पे इस टाइप करना, एक तरह से पिछड़े वर्ग में जो मुस्लिम समाज है 90% तो पिछड़े वर्ग में आता ही है, जी उनको इस बात का वो फायदा उठाने लगेंगे। फिर लव जिहाद जो आप जो भी टीमें कर रही हैं, चाहे बजरंग दल हो या दूसरे संगठन कर रहे हैं, उनको तो एक तरह से एक आपने कानूनी हथियार पकड़ा दिया ना। वो जी हमारे चाहे कोई भी बच्ची हो, किसी भी समाज की, उसको बोलेंगे भाई यदि अफेयर प्रपोज इस टाइप की कोई बात करते हैं तो इस एक्ट का दुरुपयोग करेंगे। तो जी सबसे बड़ी बात तो ये है, बच्चे पढ़ेंगे कि लड़ेंगे, क्या करेंगे वहां पे, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना झेलेंगे कि हमारे साथ ये क्या हो सकता है। एक तो सबसे बड़ी बात, अब जो स्वाभाविक है, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और यदि इस प्रकार की चीज होती मन में दबे रहेंगे, और और जो टैलेंट की बात है वो निखर के बिल्कुल नहीं आएगा, कि मन में भय रहेगा कि यार किसी के साथ कुछ गलत कर दें। दूसरी बात, हमें दोस्ती भी हमारे बच्चों को सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि भैया हमारे साथ और अन्य लोग, पिछड़े वर्ग है या दलित समाज के लोगों से दूर रहना पड़ेगा। जबकि मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ, यदि सामाजिक समरसता की बात की तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहें, मैं सिर्फ मुस्लिम स्कूल कॉलेज में पढ़ा हूँ जिसमें अकेले एकमात्र हिंदू लड़का मैं ही था। लेकिन स्कूल से लेकर कॉलेज तक मैंने कभी भी इस प्रकार की चीजें महसूस ही नहीं की। ये है कॉलेज या शिक्षण संस्थाओं में एक ऐसा अनुशासन रहता है जहाँ की मुझे नहीं लगता इस प्रकार की कोई जाति आधार पर कोई भेदभाव या धर्म के आधार पर कहीं भेदभाव होता हो। बहुत इसी अच्छी को बात लेके, आपने जी जी, जी धन्यवाद इसी को लेके हम लोगों ने सवर्ण सेना बनाई है। मैं करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक जाति से कुछ नहीं होना, हमें सवर्ण समाज को सबको एक करना पड़ेगा। और एक और बात बताना चाहता हूँ, हमारे लोकेंद्र सिंह गुर्जर जी बैठे हैं, कि मेरे इस आंदोलन में जो हमने अभी परसों नरसों इंदौर में किया है, ओबीसी वर्ग के भी लोगों ने भी साथ दिया हमारा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं भाई हैं। और इस एक्ट का हमारे साथ तो दुरुपयोग होता, उनके साथ भी दुरुपयोग होता। क्योंकि मान लीजिए जो भी एक्ट लागू होता है, SC ST को तो ये अधिकार रहता है कि वो आपको जेल भेज सकते हैं, है ना, जी उनके। लेकिन ओबीसी को ये अधिकार बिल्कुल नहीं होता कि किसी सवर्ण समाज के SC ST व्यक्ति को वो जेल भेज सकते हैं। वो सिर्फ जो है एक जो भी कॉलेज की प्रक्रिया होती होगी, एक मतलब एक तरह से सिर्फ जो कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन जेल भेजने का अधिकार नहीं है, उनको अधिकार है। तो ओबीसी तो बेचारे बीच में फंस जाएंगे ये इस पूरे ये मैटर में। ये सबसे बड़ी कमी थी इस नए कानून में। बहरहाल शशिकांत जी, क्या लगता है, हम चाहते हैं कि आप तटस्थ भाव आपका एक निश्चित रूप से होगा, आपको क्या लगता है ये यूजीसी के इस नियम को लागू करना, सुप्रीम कोर्ट का इसको वापस करना, इसके पीछे आप क्या कोई और बात भी देख पा रहे हैं? तो ये सारा कुछ पॉलिटिकल स्क्रिप्ट है। जी भाजपा भाजपा की हमेशा से कार्यप्रणाली रही है, वो पहले वाटर टेस्टिंग करती है। ये वाटर टेस्टिंग थी समाज के विभिन्न धड़ों को आपस के एक दूसरे के सामने खड़ा करने की। और भाजपा ने जब ये देखा कि इसका सामाजिक तौर पे बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसने न्यायिक प्रक्रिया का फायदा उठाते हुए इस पूरे प्रकरण से अपने हाथों को खींच लिया है। जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यदि भाजपा की राजनीति में यदि ये तत्व होता कि वो समाज के पिछड़े दलित शोषित और या ओबीसी वर्ग के लिए कुछ करना चाहती है, तो मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। जी जी रोहिणी आयोग 13 बार एक्सटेंशन मिला उसको। जी उस जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट 2022 से संसद में जमा है, आज तक वो सार्वजनिक नहीं हुई।
उस जी रोडी की जो छन छन के जानकारी हमारे पास तक आई हुई है, उसके अनुसार आज भारत में कम से कम 45% पोस्टिंग ओबीसी की खाली पड़ी हुई है। जी हाँ। एससी एसटी की तकरीबन 40% पोस्ट खाली पड़ी हुई है। जी यदि आपको इन समाज के इन वर्गों को, यदि आपको इनका उत्थान करना है, यदि इनको एम्पावर करना है, तो इनके लोगों को सरकारी नौकरी में जिनकी पोस्ट क्यों खाली पड़ी है, क्यों कई जगह पर नॉट नॉट फिटेड टू सुटेबल कर कर उस पोस्ट को खत्म कर दिया जाता है। आरक्षण का जो जो आरक्षण की जो भावना थी, जिस भावना से आरक्षण को संविधान में शामिल किया गया, उस आरक्षण की भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप लोगों को मौका ही नहीं देते हैं आगे बढ़ने का, आप उस नौकरी की उस पोजीशन को ही खत्म कर देते हैं। यदि सरकार का ये भावना होती भाजपा सरकार की, तो वो जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट्स को सार्वजनिक करती, उसकी अनुशंसाओं को लागू करती। जी उसकी बजाय इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूजीसी का कानून, मैं आपको एक चीज बताइए, क्या हमारे ब्यूरोक्रेट्स और क्या हमारी सरकार की जो एडवाइजरी कमेटी है, क्या वो लोग भांग खा करके काम कर रहे हैं? क्या उनको नहीं पता कि कोई भी कानून जो न्याय के मुख्य सिद्धांतों के खिलाफ खड़ा होगा वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा? जी क्या बिल्कुल वो नहीं जानते कानून बनाने से पहले? इस पूरे कानून के पहले और तीसरे नोटिफिकेशन को पढ़ के एक जी सामान्य वकील बता देगा कि ये जब कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा तो कोर्ट इसको स्वाभाविक तौर पर रोकेगा। बिल्कुल। सरकार की यूजीसी कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की कोई मंशा नहीं है। ये मंशा केवल और केवल समाज के अलग अलग वर्गों को एक दूसरे के सामने खड़ा करके और उनकी वोट बैंक को अपनी जेब में डालने की एक साजिश है। मैं जी आपको बताता हूँ वो कैसे है। जी देखिए, भारतीय भारतीय राजनीति में आज के समय में सवर्ण समाज को बीजेपी अपना जेबी वोट बैंक मानती है। वो नहीं बदलेगा। मैं कुछ हाँ, मैं कुछ आपको आंकड़े देता हूँ। उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा के नतीजे आए थे, तो जो सी वोटर का सर्वे था उसमें 89% ब्राह्मणों ने वोट बीजेपी को दिया, जी 78% राजपूतों ने वोट बीजेपी को दिया। ठीक है, तो जब जब बीजेपी के पास इतने बड़ी मात्रा में सवर्ण समाज का वोट है, तो वो उसको जेबी वोट मानती है। उसे जी पता है इन लोगों की कोई खिलाफत की कोई ताकत नहीं बची है, इनके सारे बड़े बड़े लीडर्स जो है बीजेपी की शरण में है, इसलिए उसने ये गेम खेला। लेकिन जब उनको लगा, जब जब अंडर करंट फैला और इन समाजों की युवा जब उत्तेजित हुए और उनकी जब गुस्सा देख करके बीजेपी सरकार ये चीज जो है गड़बड़ जा सकती है, उनकी राजनीति के खिलाफ जा सकती है, तो उन्होंने ये सब ड्रामा किया है। सर, आप देख लीजिएगा 2019 जो मार्च तक जो कहानी चल रही है, उसके जी। बाद ये कुछ भी लागू नहीं होगा। ये सब तारीखों पे तारीख पे लटका रह जाएगा मामला, और बीजेपी की मंशा पूरी हो जाएगी। धर्मेंद्र जी, जो बेसरिया जी कह रहे हैं कि ये जो है सवर्ण वर्ग जो है वो तो बदलेगा नहीं कभी, कोई आप उनके साथ कुछ भी कर लें, वो सरकार के पक्ष में है, वो उनका वो वोट बैंक है, वो नहीं बदलेगा, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ओबीसी इस बहाने जो है हमारे वोट बैंक में जुड़ जाएगा। वैसे कुछ हद तक मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि सवर्ण समाज कैसी भी स्थिति हो, लास्ट में जब वोट देने का समय आता है तो आखिर में वो बीजेपी को राष्ट्रवाद के नाम पे दे ही देता है। ये तो अभी तक तो मैं इसमें पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन जिस हिसाब से अब जो अंडर करंट फैला है, और हमको ये लगा कि सरकार वास्तव में, हम ये हो सकता है इन्होंने ट्राई किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मंशा सही नहीं थी। यदि हम लोग विरोध नहीं करते तो ये यूजीसी लागू हो जाता। अभी ये सवर्ण सेना, ये संगठन बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि सरकार अब हमको अपने जेब में रखा हुआ वोट बैंक न समझे। सरकार या भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी, कितनी भी पार्टी कोई ना हो, उनको एक बार हमसे बात करनी पड़ेगी। यदि हमारे सवर्ण समाज के हित के लिए कोई हित तो किया ही नहीं, अभी तक अहित ही किया गया है, जी तो यदि आगे भी उनकी ऐसी कुछ मंशा रही, कोई भी पार्टी हो, तो हमारा अब वोट बैंक कभी फिक्स नहीं रहेगा कि बीजेपी की जेब में, कांग्रेस के। हम अपने हिसाब से तय करेंगे। अभी तो जब तक कि हमारे पास कोई ऐसा राजनीतिक दल तैयार नहीं हो जाता है जिसपे हम भरोसा कर सकें, तब तक तो हमारा ये है कि पूरा विकल्प जो मेरे अब साथी से बात हुई, हम नोटा को पहले भी हमने, आपको मालूम होगा, एट्रोसिटी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, तब हमने सपास को खड़ा किया था और नोटा का ही हमने उपयोग किया था, तो सरकार 3 स्टेट में गई थी। आने जी वाले समय में ये भी समझ लें कि भले इन्होंने लागू कर लिया, लेकिन अभी मन में संतुष्टि नहीं हुई कि और भी मुद्दे हैं, एट्रोसिटी एक्ट से लेके आरक्षण से लेके बहुत सारी चीजें हैं, उनको, उनके लिए अब हम लोग जो है किसी का वोट बैंक नहीं है, हम लोग मजबूती के साथ स्वयं अपना है वो काम करेंगे। की बात आप कह रहे हैं। लोकेन जी, क्या लगता है इस बहाने, जो नए नियम को लागू करने के बहाने जो है ओबीसी में सॉफ्ट कॉर्नर तो आई, के मन में सॉफ्ट कॉर्नर तो आ ही गया है बीजेपी के प्रति? नहीं, ऐसा नहीं है। ओबीसी समझदार है। जी 27%, यदि बीजेपी को ये चाहिए होता तो मध्य प्रदेश में 27% पे तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, उसको करें ना।
जी जिससे सच में ओबीसी वर्ग आपका फायदा आपके साथ में हो जाएगा। जी प्लस उसको लेकर कोई वर्ग भी आपका विरोध नहीं करेगा, सब बिल्कुल उसका स्वागत ही करेंगे। जी ओबीसी के वर्ग को नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, व्यापार दीजिए, उसका कोई विरोध नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। ये सब कहने की बातें हैं, सब ये वो एक सिक्का है, उछाल के फेंका जाता है कि चित्त पड़ा के पट। तो ये सब राजनीतिक सब चीजें, इनसे कोई खुश होने वाली, इनसे कोई, हमें पहले ही मालूम था कि ये नहीं टिकेगा। जी जिस तरीके से उन्होंने उसको खिचड़ी बनाया था, ये तुम ऐसे ही कानून बनाना था तो उसको प्रॉपर तरीके से बनाते, एक अलग से जाति के आधार पे एक अलग से सेल बनाते, और एक वैसे आधार पे एक अलग से बनाते, और सब लोगों से राय लेके बनाते हैं, जी तो यानी उसका जी वो होता। शशिकांत जी जो कह रहे हैं इससे आप सहमत हैं कि ये कुछ लागू होने वाला नहीं है, ये सिर्फ जो है भाजपा का एक जो है एक प्रयोग भर है, जो उन्होंने कोशिश की थी कि एक सिक्का फेंका था, उछाला था। देखिए, जिस तरीके से हम अभी एक चीज को देख रहे हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन में तारीख पे तारीख चलती आ रही है, जी उसको ये लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें तो विरोध है, तो इसको कहाँ से लागू कर पाएंगे वो। जी 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 शशिकांत जी क्या लगता है, आप दोनों की बातें आपने सुनी है, धर्मेंद्र जी की बात भी सुनी, लोकेश जी की बात भी सुनी है, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि धर्मेंद्र जी भी साफ कह रहे हैं कि सवर्ण जो है, आप ऐसा नहीं माना जाए कि वो उनका वोट बैंक है, वो अपना निर्णय ले सकता है, नोटा तो अभी उनके उनके हक की बात है ही सही, उनके पक्ष में है ही सही। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से और मेरे पैनलिस्ट दोनों भाइयों जो अलग अलग समाज के हिस्सों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जी मेरा बस यही आग्रह है कि आप अपने समाज में ये जागरूकता अवश्य फैलाएं कि जी देश की राजनीति जाति और धर्म से ऊपर उठ करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में जब तक हम अपने नेताओं को इसके लिए मजबूर नहीं करेंगे, तब तक हम और आप या दलित या सवर्ण या ओबीसी इसी तरीके से सरकारें हमको लड़ाने की कोशिश करती रहेंगी, क्योंकि सरकारों को हमेशा झगड़े में फायदा है, एकता में फायदा नहीं है। ये मंत्र आप लोग अगर सीखेंगे, समझेंगे, तो निश्चित तौर पर देश की राजनीति बहुत उज्जवल भविष्य की तरफ जाएगी। मैं जी बस इतनी छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। निश्चित रूप से जो आपसे बातचीत हुई है, जो डिबेट हुई है, उससे एक बात जरूर समझ में आई है कि आप सवर्ण हो, ओबीसी हो या कोई भी हो, वो इस बात को बेहतर समझता है कि उसके पक्ष का क्या है, उसके हक का क्या है, या जो भी नुमाइंदे हैं सरकार के या जो भी विभाग हैं, वो चाहे कुछ भी करें, अब आदमी जाग चुका है और वो किसी भी जाल में फंसने वाला नहीं है। बहुत सारा धन्यवाद शशिकांत जी, लोकेश जी और धर्मेंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपसे प्राप्त हुई। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।